हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवन और कोशिका के बारे में प्राचीन भारतीय समझ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवन और कोशिका के बारे में जो पुरानी भारतीय पद्धति थी उसमें क्या उनका धारणा थी, उनकी क्या क्या अवधारणा थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कोशिका, जीवन शक्ति और सूक्ष्म जीवों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन, प्राण, कोशिका या फिर शक्ति जैसी बहुत ही अवधारणा हजारों साल पहले से ही बताई जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला परिचय। प्राचीन भारतीय समाज में जीवन और कोशिकाओं को सीधे सूक्ष्मजीव या कोशिका के रूप में नहीं देखा गया था, बल्कि परमाणु, अतिसूक्ष्म कण और भूत तत्व के रूप में देखा जाता था। अगर हम प्राचीन भारतीय समझ की बात करते हैं तो उन्होंने जीवन के बारे में ये पहले कोशिका शब्द का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो लोग मानते थे कि किसी भी जीव का जो शरीर है उसका आधार या तो कोई सूक्ष्म कण या फिर बहुत ही परमाणु, अतिसूक्ष्म कण होता है या कोई तत्व होता है, जिसे लोग भूत के रूप में जानते थे या फिर अतिसूक्ष्म कण को परमाणु के रूप में माना करते थे। जो सभी जीवित चीजों के निर्माण खंड है और इसमें जीवन शक्ति का समावेश होता था। यही तत्व या परमाणु किसी भी जीवन के निर्माण की एक आधार माना जाता था और इन्हीं में सभी शक्ति का समावेश भी होता था। जो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी की नींव से अलग दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, जो सूक्ष्म जीवों और उनकी संरचनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जुड़ा था। जो जीवन और कोशिका के बारे में सिद्धांत है, उस पर आधारित प्राचीन ग्रंथों में यह बताया गया है कि किसी भी जीव का शरीर छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उस टाइम पे कोशिका शब्द की खोज न होने के कारण उन लोगों ने उन खंडों को परमाणु या फिर तत्व के रूप में माना था कि प्रत्येक तत्व या परमाणु आपस में मिलकर अपने जीव शरीर का निर्माण करते हैं और इस जीव शरीर में विभिन्न दैनिक क्रियाएं होती है, वो भी इन्हीं तत्वों और परमाणुओं से प्रेरित होकर ही कंप्लीट होती है और ये एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ भी है। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय का क्या दृष्टिकोण था? पहला है परमाणु की अवधारणा। परमाणु की अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय दर्शन में, खासकर वैशेषिक और न्याय दर्शन में, पदार्थों को परमाणु नामक अविभाज्य कणों से बना माना जाता था, जो जीवन के मूलभूत घटकों के समान थे, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक नहीं थे। परमाणु की अवधारणा पे यह बताया गया कि जितने भी भारतीय दर्शन थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो एक पदार्थ जिसको परमाणु कहा गया है, और हम परमाणु को जानते हैं केमिस्ट्री में कि उसको न तो खत्म किया जा सकता है, न ही उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा अविभाज्य कण होता है जिसको और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जाता है, से मिलकर बना हुआ है और ये किसी भी जीव के शरीर की एक मूलभूत इकाई होती है, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता था। फिर दूसरा है कोशिका जैसी अवधारणा। कोशिका जैसी क्या अवधारणा थी? हालांकि उस समय सेल शब्द नहीं था, लेकिन शरीर की सूक्ष्म संरचनाओं के बारे में ज्ञान मौजूद था। पहले भी कोशिका शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बहुत छोटी छोटी संरचनाओं के बारे में ऋषि मुनियों को पहले से ही ज्ञान था। जीवन और कोशिका के बारे में प्राचीन भारतीय अवधारणाएं कुछ निम्न प्रकार से है। पहला है, शरीर को सूक्ष्म घटकों से बना माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में यह बताया गया है कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी अवधारणा है, आयुर्वेद में कहा गया कि शरीर असंख्य सूक्ष्म कणों से बना है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के अनुसार ये शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म कणों से और उनसे मिलने वाली ऊर्जा का एक मेल है। इस विषय में यह बताया गया था कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सूक्ष्म कण मिलकर ऊतक और अंग बनाते
बनाते हैं। ये जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे हमने कोशिका की आजकल हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में उन सूक्ष्म कणों को कोशिका के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे कोशिका के नाम से नहीं जानकर उनको सूक्ष्म कण के नाम से जाना जाता था। और ये सारे सूक्ष्म कण ऊतक बनाते थे और सारे ऊतक मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते थे। और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सभी ऑर्गन्स को संयुक्त रूप से एक पूरा सिस्टम या फिर एक बॉडी कहा जाता था। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत से मिलता जुलता है। अब अगला है आयुर्वेद में शरीर की संरचना। आयुर्वेद में शरीर की संरचना किस प्रकार से हुई है? तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर की रचना निम्न प्रकार से हुई है। शरीर दोष सिद्धांत का मतलब होता है कि जिस पर पूरा स्वास्थ्य या फिर विज्ञान टिका हुआ है। इसके अनुसार हमारा शरीर 3 सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, उनसे ही जैविक ऊर्जाओं को नियंत्रित भी करता है। जैसे कि पहला है वात, जो गति और संचार को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा है पित्त, पाचन और ऊर्जा। और तीसरा है कफ, संरचना और स्थिरता। कहने का मतलब है कि जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इनका असंतुलन ही रोगों का मूल कारण होता है। वात दोष गति का प्रतीक माना गया है। ये तत्व वायु और आकाश से बना हुआ होता है और शरीर में जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि रक्त का प्रवाह, सांस लेना आदि, इन सभी को कंट्रोल करके रखता है। यदि ये बिगड़ जाता है या इनका असंतुलन हो जाता है तब इसके बिगड़ने से गैस, जोड़ों का दर्द, त्वचा, सूखापन आदि समस्याएं देखने को मिल सकती है। दूसरा है पित्त। पित्त यानी कि पाचन और ऊर्जा को नियंत्रित करके रखता है, या फिर पित्त दोष परिवर्तन का एक प्रतीक भी माना जाता है। और इनका जो तत्व होता है वो अग्नि और जल, इन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये पाचन की क्रिया के लिए, मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह भोजन की ऊर्जा को बदलने के लिए भी काम करता है। जब ये असंतुलित हो जाता है तो इसकी अधिकता से एसिडिटी, जलन, गुस्सा, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा है कफ। कफ संरचना और स्थिरता का प्रतीक होता है। तो इसका जो तत्व होता है पृथ्वी और जल से मिलकर बना हुआ होता है। अब पृथ्वी और जल से कैसे? क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, पृथ्वी में अजैव कारक भी उपस्थित होते हैं। तो इन अजैव कारक, जो अजैव घटक होते हैं, इनके संयोग से ही इस संरचना का निर्माण हुआ होता है। और ये कार्य किस प्रकार से करता है? ये शरीर को मजबूती, स्थिरता, नमी देने का काम करता है, हड्डियों और जोड़ों को जोड़ने और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम भी करता है। जब ये बिगड़ जाता है तो इसके बढ़ने से व्यक्ति को आलस आने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, सर्दी, खांसी और जो भी जमाव जैसी समस्याएं होती है वो उभर कर आ जाती है। इनका संतुलन मतलब कि जीवन स्वस्थ होता है। और यदि इनमें कुछ ये असंतुलित हो गया, इनमें कुछ बिगड़ गया हो तो फिर व्यक्ति रोग को ग्रसित कर सकता है। फिर सप्त धातु, मतलब आयुर्वेद में सप्त धातु शरीर के वे 7 बुनियादी ऊतक है जो कि शरीर को बनाए रखने का काम करते हैं या फिर उनको धारण करते हैं और उसे पोषण देते हैं, जिससे कि जितने भी आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान और कोशिका विज्ञान के नज़रिए से देखें तो ये कोशिकाओं के डिफरेंटिएशन और मेटाबॉलिज्म की एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर सप्त धातु को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ के साथ भी समझाया गया था। तो 7 धातुएं कौन कौन सी है? पहली तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन सभी का काम क्या क्या हो सकता है? रस धातु का काम ये होता है कि शरीर का जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और फ्लूइड और प्लाज्मा का माना जाता है, और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है रक्त। रक्त, इसमें मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन मिला होता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और ये जीवन शक्ति ऊतकों के ऑक्सीकरण के लिए भी उपयोगी होती है। फिर तीसरा है मांस। मांस किस प्रकार से उपयोगी है? प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व रहा था? तो जब यह पेशी कोशिकाओं से बना ऊतक है तो जो शरीर की गति और सुरक्षा को, शरीर की गति को महत्व देता है और शरीर की सुरक्षा को भी महत्व देता है।
फिर आता है मेद। मेद धातु से मतलब कि ये एपिडोसाइट्स का एक समूह होता है जो कि वसा के रूप में जो भी एनर्जी होती है उसको स्टोर करके रखता है और जितने भी अंग होते हैं उन सभी को सुरक्षित रखने का काम भी करता है। फिर पांचवी धातु है अस्थि धातु। अब अस्थि धातु ये ऑस्टियोसाइट्स और जितने भी खनिज मैट्रिक्स जैसे कि कैल्शियम से हो गए, इन सब से मिलकर बना होता है जो शरीर को ठोस ढांचा प्रदान करने का काम करता है। फिर आगे है मज्जा। मज्जा धातु का वह मज्जा है जहाँ पर हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इसमें नर्वस टिश्यू भी शामिल होते हैं। और शुक्र धातु से मतलब कि ये जनन कोशिकाएं हैं जिनमें आनुवंशिक जानकारियाँ होती हैं। फिर आगे आता है, ये सभी सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं जैसे आज कोशिकाएं करती। फिर चौथा पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का ज्ञान। सूक्ष्म जीवों का ज्ञान से मतलब कि जिसमें उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। आयुर्वेद में इन सूक्ष्म जीवों को कृमि के रूप में पहचाना गया था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में रोग उत्पन्न करने वाले अदृश्य जीवों का उल्लेख मिलता है। इन्हें आंखों से न दिखने वाला लेकिन रोग फैलाने वाला माना गया है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रारंभिक समझ थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में ही इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उल्लेख मिलता है जो कि हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जबकि इनके अध्ययन के लिए हमें एक संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और चूंकि ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं तो किसी भी माध्यम में ये फैल सकते हैं और इनके कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से प्राचीन भारतीय में महत्व है, तो प्राचीन भारतीय मत के अनुसार जीवन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके संतुलन से जीवन उत्पन्न होता है। हम कक्षा 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है, शरीर निर्माण 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है और इन्हीं महाभूतों के आधार पर किसी भी जीव शरीर के संरचना का निर्माण हुआ है। फिर आगे है आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी से तुलना। जो प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी है उसकी आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी से तुलना किस प्रकार से की गई है, दोनों में क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो पहली भिन्नता है कि इनका मूलभूत सिद्धांत अप्रत्यक्ष अवलोकन दार्शनिक अवधारणाएं कृमि की अवधारणा है और इनका मूल सिद्धांत रोगाणु सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रमाण है। पहला अंतर यही है कि जो प्राचीन भारतीय माइक्रोबायोलॉजी, इनका मूल सिद्धांत इनडायरेक्ट अवलोकन और जितने भी दार्शनिक धारणाएं थे कृमि की अवधारणा पर थी और आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का मूल सिद्धांत रोगाणु सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित था। दूसरा अंतर है इसमें प्रौद्योगिकी के कोई भी ऑप्टिकल उपकरण नहीं है और इसमें माइक्रोस्कोप, डीएनए अनुक्रमण, आणविक जीव विज्ञान तकनीक आदि उपस्थित है। प्राचीन भारतीय माइक्रोबायोलॉजी में विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं की थी, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जीवों की पहचान उन लोगों ने कर ली थी और उनके द्वारा होने वाले रोगों की पहचान भी पहले से ही ज्ञान मौजूद था। तो प्राचीन भारतीय माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी का कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था, लेकिन आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। फिर तीसरा अंतर है इसमें अध्ययन का दायरा स्वास्थ्य और बीमारी के संदर्भ में सीमित है। इसमें अध्ययन का दायरा विशाल जिसमें आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, उद्योग, दवा आदि शामिल है। जो प्राचीन भारतीय माइक्रोबायोलॉजी उसमें केवल बीमारी के संदर्भ में ही और व्यक्ति को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाता है इतना ही अध्ययन उस टाइम पे सीमित था, लेकिन आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी ने केवल इसको बीमारी और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा, इसको आनुवंशिकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है, पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी विकास किया है, उद्योग और दवा बनाने में भी माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। फिर चौथा अंतर है प्राकृतिक किण्वन स्टार्टर कल्चर तकनीक द्वारा। इनका जो किण्वन होता है वो स्टार्टर कल्चरल तकनीक के द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें प्योर कल्चर माइक्रोस्कोपिक पीसीआर सीक्वेंसिंग द्वारा इनका किण्वन किया जाता है। फिर प्राचीन का जो लास्ट अंतर है वो है ज्ञान का स्रोत, अनुभव, परंपरा, अवलोकन और इनका ज्ञान का
स्रोत है वैज्ञानिक विधि, प्रयोग, डीएनए तकनीक, माइक्रोस्कोप। पहले के लोग अपने ज्ञान को केवल अनुभव और परंपरा के माध्यम से ही सत्यापित करते थे, लेकिन आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी वैज्ञानिक विधि और प्रयोग तथा उनके द्वारा निकाले गए रिजल्ट पर ही ज्ञान के स्रोत को मान्य करती है, और जितनी भी डीएनए तकनीक है, माइक्रोस्कोप है, इनके आधार पर ही ज्ञान का स्रोत माना गया है। अब आगे आता है भारतीय दर्शन में जीवन की अवधारणा। भारतीय दर्शन में जीवन की क्या अवधारणा रही होगी? भारतीय दर्शन जैसे कि वेद, उपनिषद, आयुर्वेद में जीवन या जीव की अवधारणा मुख्य रूप से आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित है, न कि भौतिक या सूक्ष्म स्तर पे। पहले के टाइम पे जो भी वेद और उपनिषद काल चलता था, उस टाइम पे जीवन की जो अवधारणा था वो पूर्णतः आध्यात्मिक और ऊर्जा के निर्माण पर आधारित थी। किसी भी प्रकार के भौतिक या सूक्ष्म स्तर पर नहीं आधार था इसका। इसका पहला पॉइंट है, पहली अवधारणा है जीवन ऊर्जा। किस प्रकार से भारतीय दर्शन में जीवन की ऊर्जा का निर्माण हुआ? तो भारतीय ग्रंथ जीवन को केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित मानते हैं, बल्कि इससे एक गतिशील आध्यात्मिक मूल्य और अस्तित्व के रूप में देखते हैं, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। जितनी भी जीवन ऊर्जा है, वो जीवन में मिलने वाली ऊर्जा केवल भारतीय ग्रंथ को जीवन के रूप में नहीं माना जा सकता। जितने भी ब्रह्मांड में सिद्धांत है, पिंड है, उन सभी से जीवन को कहीं न कहीं ऊर्जा मिलती है। फिर दूसरा है पंच महाभूत। शरीर और जीवन को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 मूल तत्वों से निर्मित माना जाता है, जिसमें चेतन या आत्मा जीवन प्रदान करती है। जो भारतीय दर्शन में जीवन के अवधारणा का दूसरी अवधारणा है पंच महाभूत, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी जीव का जो शरीर है, उसका निर्माण पृथ्वी पर उपस्थित 5 महाभूतों से ही हुआ है। इनके बिना किसी भी जीव का शरीर या फिर जीवन संभव नहीं है। फिर तीसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद में शरीर की कार्य प्रणाली त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के संतुलन पर आधारित है, जो आधुनिक शरीर विज्ञान से अलग दृष्टिकोण है। जो आयुर्वेद है, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो त्रिदोष के संतुलन पर माना गया है, जिसके आधार पर शरीर का जो वैज्ञानिक कार्य प्रणाली है वो पूरा टिका हुआ है। फिर आगे आता है भारतीय समझ और माइक्रोबायोलॉजी का संबंध। इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा होगा? तो सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी एक आधुनिक वैज्ञानिक विषय है, जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक का अध्ययन करता है। भारतीय ग्रंथों में इन सूक्ष्म जीवों या कोशिका जैसी भौतिक संरचनाओं का आधुनिक विज्ञान की तरह विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कुछ विद्वान वैदिक विचारों और आधुनिक कोशिका जीवन के बीच संबंध खोजने का प्रयास करें। देखो, जो भारतीय समझ और माइक्रोबायोलॉजी का संबंध है, ये तो पहले से ही एक दूसरे पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी है वो पूरी तरह से प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी पर ही टिकी हुई है। प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी ही आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का आधार है, जिस आधार पर आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के नए खोज संशोधन करने में प्रेरणा मिली है, या फिर एक मार्ग प्रोवाइड किया गया है। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में एक वैज्ञानिक विषय है, लेकिन उस वैज्ञानिक विषय में किसी भी प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है। प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी है वो प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में ही काम करती है, लेकिन उपकरण की सहायता से और अधिक सक्रिय होकर अपना रिजल्ट बेस्ड देने का प्रयास करती है और गहराई से किसी भी टॉपिक पर स्टडी करती है। तो इन दोनों के बीच में यही संबंध है। फिर आता है प्राण और जीवन की शक्ति की अवधारणा। माइक्रोबायोलॉजी में प्राण और जीवन शक्ति की अवधारणा किस प्रकार से? सबसे पहले तो देखते हैं प्राण होता क्या है। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार प्राण वह सूक्ष्म जीवन ऊर्जा है जिसके कारण शरीर जीवित रहता है। प्राण के बिना शरीर केवल जड़ पदार्थ माना गया है। जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे उनके अनुसार जितने भी माइक्रोब्स या फिर लाइफ एनर्जी है, उसका कारण शरीर जीवित रहना ही। यदि किसी भी जीव का शरीर जीवित नहीं रहता है, मतलब कि उसमें प्राण नहीं होता। अगर प्राण नहीं है तो केवल वो एक पदार्थ है, ना कि किसी जीव का शरीर है। और जितने भी उपनिषद है उसमें भी ये कहा गया है कि प्राणो ही भूतनाम आयु। इसका मतलब होता है कि सभी प्राणियों का जीवन प्राण पर ही निर्भर
निर्भर करता है। और जीवन शक्ति की अवधारणा का मतलब होता है कि जीवन में आने वाली जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार से नियंत्रित की जा सकती है, किस प्रकार से एकत्रित होती है। तो सबसे पहला है शरीर की सभी क्रियाओं को चलाती है। जीवन में उत्पन्न ऊर्जा या शक्ति शरीर में होने वाले जितनी भी जैविक गतिविधियां होती है उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है वृद्धि, विकास और पुनरुत्पादन में सहायक होती है। वृद्धि विकास, यदि हमारे शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी है, शक्ति है, तो वो शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और शरीर का जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक है, इसके लिए भी जीवन में शक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसके शरीर की किसी कोशिका को हानि पहुंच जाती है, तो वो कोशिका पुनरुद्भवन की सहायता से अपने ही समान नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसको पुनरुत्पादन कहा जाता है। तो जीवन में शक्ति का महत्व भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और शक्ति से रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें मिलती है। फिर अगला है प्राण के प्रकार। प्राण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? तो प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार प्राण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राण जो श्वसन और हृदय क्रिया। यदि हम श्वसन और हमारा हृदय यदि हम श्वसन नहीं लेंगे तो भी हमारे प्राण खतरे में आ सकते हैं और अचानक ही हमारे हृदय की जो पंपिंग गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, वो करना बंद हो जाए या फिर बहुत तेज हमारा हृदय धड़कने लग जाए या फिर धीरे धीरे धड़कने लग जाए तो भी हमें बहुत संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है अपमान, अपमान, मलमूत्र निष्कासन। अब अपमान से मतलब होता है यदि कोई जीव शरीर अपने शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ का अवशोषण के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है जिसको उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से ये कंप्लीट कराया जाता है। फिर तीसरा है समान यानी कि पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। अब हम भी जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को एंजाइम्स में तोड़ने के लिए, एसिड्स में तोड़ने के लिए या फिर किण्वित करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसको पाचन तंत्र कहा जाता है। और ये जो क्रिया होती है सामान के अकॉर्डिंग ही मानी जाती है। फिर अगला है उदान। उदान में वाणी, स्मृति, चेतना। उदान में जो भी हम बोलते हैं या हमारी याददाश्त क्षमता होती है और हम किसी भी बात को लेकर कितने जागृत है, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार से, किसी की मंद हो सकती है, किसी की तेज हो सकती है, तो वो उदान के अंतर्गत आता है। और फिर अगला आता है व्यान, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचारण। यदि व्यान न हो तो शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद में प्राण और जीवन। आयुर्वेद में प्राण और जीवन से क्या मतलब होता है कि आयुर्वेद में जीवन और प्राण का क्या महत्व बताया गया है या फिर ये क्या होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार प्राण दोषों, वात, पित्त, कफ को संतुलित रखता है। जो जितने भी प्राण होते हैं, हमारे जो त्रिदोष होते हैं उनको संतुलित करने का काम करता है प्राण। और प्राण की कमी से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राण पर ही निर्भर करती है। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राचीन भारतीय समाज में प्राण और जीवन शक्ति को जीवन का मूल आधार माना गया है। यह अवधारणा आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी की कोशिकीय ऊर्जा जीवन प्रक्रियाओं की सोच से वैचारिक रूप से जुड़ी हुई है। जो भी प्राचीन भारतीय समझ है उसमें ये बताया गया है कि किसी भी जीव का जो प्राण होता है उसकी जीवन शक्ति का एक मूल आधार बताया गया है। यदि उसके जीवन में शक्ति उपस्थित नहीं होती है तो उस जीव का जो शरीर है वो केवल एक पदार्थ बनकर रह सकता है, उसमें प्राण उपस्थित नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।